एक यूएनएचआरसी में इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन को लेकर कुछ अलग से सिस्टम यूएन ने तय किया हुआ है। अभी तक कश्मीरी हिंदुओं ने उसको लेकर कहीं कोई प्रयास किया कि हम उस लिस्ट में आएँ, यूएन हमें सपोर्ट करे या भारत सरकार हमें सपोर्ट करे? क्योंकि कश्मीरी हिंदू इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं ही, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्हें भगाया गया और वायलेंस कर कर भगाया गया, उनकी हत्याएं हुई, उनके साथ बलात्कार हुए और बाकायदा घोषणाएं की गई। उसके बावजूद आप यूएन की उस लिस्ट में नहीं आ पाए जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए उन्होंने तय की है। क्या आपने प्रयास नहीं किया या ऐसे कुछ और कारण रहे? नहीं राकेश जी, मुझे अच्छे से याद है 2008 का वर्ष था, 10 दिसंबर का दिन था। 10 दिसंबर को पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर मनाती है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मानवाधिकार दिवस है। उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में वैश्विक मानवाधिकारों की घोषणा की थी, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यालय जोरबाग में है जी। बान की मून या शायद कोफी अन्नान, दोनों में से एक, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, शायद बान की मून थे संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष। हम उनके क्षेत्रीय कार्यालय में भारत के प्रतिनिधि के पास एक ज्ञापन देने जाना चाहते थे और हमने दिल्ली में कश्मीरी हिंदुओं के समुदाय से वरिष्ठ लोग, गणमान्य लोग, प्रतिष्ठित लोग, जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत नाम कमाया है, देश में अखबारों के एडिटर रहे, लेखक रहे, कवि रहे, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, एक ज्ञापन तैयार किया और वहां गए भी। उस ज्ञापन को लेने संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थानीय प्रतिनिधि आए भी। उन्होंने कहा कि हम अपने सेक्रेटरी जनरल को ये ज्ञापन देंगे, लेकिन हमने कहा कि अड़चन कहाँ है? तो उन्होंने कहा, देखिए, जो शरणार्थियों के लिए प्रावधान है संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो आप पर लागू इसलिए नहीं होते क्योंकि आपने अपने देश की सीमा नहीं लांघी है देश के बाहर शरण लेने के लिए जी। तो जो हमारी परिभाषा है शरणार्थियों की, उस पर आप सही नहीं उतरते। हमने कहा, हमारे सरकार तो हमें प्रवासी कहती है, माइग्रेंट कहती है, मानो हम अपनी मर्जी से चले आए हों, या कभी कभी विस्थापित कहती है कि मानो भूकंप पीड़ित हों या बाढ़ पीड़ित हों या कोई महामारी हो गई हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो। हमारा तो जाति संहार हुआ है, नरसंहार हुआ है, हिंसा हुई है और पूरे के पूरे समुदाय को खदेड़ के निकाला गया है। तो हमारे लिए आपके पास कोई परिभाषा है? उन्होंने कहा, हाँ है। ऐसे लोगों को हम शरणार्थी न कह के इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, आईडीपीज कहते हैं। yes. हमने कहा, तो ठीक है, तो फिर आप हमें आईडीपीज मान लें, कम से कम उसके तहत हमारी निष्कासन को एक प्रामाणिकता दें। तो उन्होंने कहा, वो भी हमारे बस में नहीं है, क्योंकि आप अपनी ही देश की सीमा के अंदर विस्थापित हैं, तो इसीलिए आपके अपने देश की सरकार को ऐसा करना है और वो करेगी नहीं। हमने कहा, ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि आपके देश की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी
शरणार्थियों के जो प्रावधान हैं उस पर भी और भीतरी विस्थापित लोगों के प्रावधानों को भी मान्यता तो दी है, लेकिन उसके लिए अपनी व्यवस्था में, अपने कानून में, अपने संविधान में कोई प्रावधान नहीं किए हैं। अच्छा, तो आपके देश की शरणार्थियों को लेके कोई नीति नहीं है। ओके, आपके देश की आईडीपीज को लेके कोई नीति नहीं है, घोषित नीति नहीं है। तो मुझे जो समझ में आया वो ये है कि हमारी व्यवस्था अपनी इस जिम्मेदारी से मुंह चुराती है। इस पर हस्ताक्षर करने के बाद भी मानवाधिकारों की घोषणा का न केवल अनुमोदन, उसके जो कुछ शुरुआती देशों ने उसमें पहल की, पहल लेने वाले देशों में है जी, और करने के बाद उसको अंततोगत्वा उसको जो व्यवस्था में कानून बनाकर, प्रावधान करके, नीति बनाकर उसका क्रियान्वयन करना है, उससे बचते रहे। यही बात जेनोसाइड कन्वेंशन को लेके भी है। 1948 में उसी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जेनोसाइड प्रिवेंशन और पनिशमेंट को लेके अपनी एक कन्वेंशन की घोषणा की। यहूदियों का जेनोसाइड 1945 में सामने आया था द्वितीय विश्व युद्ध के, और उसी को लेकर के पूरे विश्व की मानवता विचलित हुई और भविष्य में ऐसे जघन्य अपराध न हो, इसको लेकर पूरे विश्व में एक आम धारणा बने, एक आम व्यवस्था बने, उसके लिए प्रावधान था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा का अनुमोदन किया, समर्थन किया। हमारी संसद को 11 साल लगे। 1959 में हमारी संसद ने भी इस पर अपनी सहमति की मोहर लगाई जी। लेकिन उसी संसद को इस जेनोसाइड प्रिवेंशन और पनिशमेंट के लिए अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, अपने इंडियन पीनल कोड में जो प्रावधान करने थे, सजाएं तय करनी थी, मुकदमों की प्रक्रिया तय करनी थी, उसमें साक्ष्य की प्रक्रिया तय करनी थी जी। उसके लिए व्यवस्था करनी थी, कोर्ट्स तय करने थे जी। वो सब नहीं किए। आज की सरकार, पहले तो शायद हम ये कह सकते हैं कि सरकार इग्नोर करती थी इस सब्जेक्ट को, लेकिन आज की सरकार तो इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लेती है, ऐसा लगता है। क्या आज की सरकार से इस विषय पे कभी चर्चाएं हुई? मुझे कई वर्ष हो गए ये विषय उठाते हुए, सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक विमर्श में, मीडिया में इस पर लिखते हुए, इस पर बोलते हुए, कैंपसेस में घूमते हुए, नागरिक मंचों से इसका आग्रह करते हुए, संसद परिसर में सांसदों के पास जा जाकर, पार्टियों के पास जा जाकर इसकी याचिकाएं देते हुए, लेकिन इस विषय पर आज तक जो हुआ है वो सिर्फ लीपापोती हुई है। मुझे बुला बुलाकर वरिष्ठ अधिकारियों ने, नेताओं ने कई बार आग्रह किया कि मैं ये सब करना बंद करूं। अच्छा, इस विषय पर न बोलूं, इसको सार्वजनिक रूप से इतने आक्रामक तरीके से न उठाऊं, इस पर चीखना चिल्लाना रोना धोना बंद करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इससे क्या लाभ होगा, मेरे बोलने से क्या नुकसान होगा? तो उनका कहना था कि इससे कश्मीर के मुसलमान खुद को कटघरे में खड़ा महसूस करते हैं, इससे चिढ़ते हैं, नाराज हो जाते हैं, और फिर जो हम उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं उसमें असफलता हाथ लगती है।
तो सरकार न सिर्फ मेरे विषय में, मेरे समुदाय के विषय में, हमारे ऊपर हुए जाति संहार के विषय में कुछ नहीं करना चाहती, ये तो एक तरफ है। ये मुद्दा ही न बने, इस पर बातचीत भी न हो, विक्टिम्स खुल के रो भी ना पाए, अपने साथ हुए अन्याय की कथा व्यथा न रख पाए, इसके प्रयास हो रहे हैं। वेरी सैड। तो मुझे मेरी व्यवस्था से ज्यादा शिकायत है, क्योंकि मेरा समुदाय आज उन दो पाटन के बीच में पिस रहा है, जिसमें एक पार्ट तो वो है जो हमारा जाति संहार करता है, हमें समाप्त करने पर तुला हुआ है, जिसने हमारे विरुद्ध हिंसा की जी। और जो हमें लौटने नहीं देना चाहता अपने घर। और दूसरा पार्ट वो है इस चक्की का जो इस पर आंखें मूंदे बैठा है, उसके डिनायल में है, उस पर लीपापोती कर रहा है जी। उससे मुंह चुरा रहा है, इंकार कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ भी था। तो अंग्रेजी में कहते हैं कि वर्स देन जेनोसाइड इज द डिनायल ऑफ जेनोसाइड, कि जब आप न केवल अपराध रोकने में असमर्थ हैं, अक्षम हैं, न्याय करने में असमर्थ हैं, असफल हैं, बल्कि आप उसको छुपाते हैं, उस पर लिपापोती करते हैं, आप मना करते हैं कि कोई अन्याय हुआ, कोई अपराध हुआ, आप मुकर जाते हैं, चर्चा भी नहीं करना चाहते, उसको दबाना छुपाना चाहते हैं। तो आप भविष्य में ये अन्याय पुनः हो, उसकी पुनरावृत्ति हो, कहीं और हो, होता रहे, इसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। अपराधी को आत्मग्लानि भी ना हो, उसमें अपराध भाव भी ना आए, ये कौन सा सत्य को, वो रुके भी ना इस अपराध से जो लगातार चल रहा है, और उसमें मेरी अपनी व्यवस्था संलग्न हो। मुझे तो लगता था कि मैं अपनी व्यवस्था की पक्ष में काम कर रहा हूं, क्योंकि पूरे विश्व में कश्मीर को लेकर के जो कथा प्रसंग चला, जो नैरेटिव चला, वो ये है कि भारत की सेना कश्मीर में बहुत दबाव बनाए हुए है, बहुत अन्याय कर रही है, मुस्लिमों के साथ, हाँ, मानवाधिकारों का हनन कर रही है, लोकतंत्र का हनन कर रही है, और मानवाधिकारों की लगातार अवहेलना हो रही है। इसके समानांतर जो सच है, इस प्रोपेगेंडा, इस प्रचार के समानांतर जो सच है, वो हमारा सच है। बिल्कुल। और यदि आप उस सच को ईमानदारी से, आग्रह के साथ रखें, तो दुनिया को शायद बात समझ में आए, भारत का पक्ष दिखाई पड़े, भारत का, हिंदू का पक्ष दिखाई पड़े। और मैं सोच रहा था, मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता, संगठन ऐसा सोचते थे, आज भी सोचते हैं जी, कि ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स, ये जो धारणाओं का एक द्वंद्व है, इसमें हम इससे पीड़ित होने के नाते अगर अपना पक्ष नहीं रखते, तो वो हम अपने साथ ही नहीं, उन लोगों के साथ भी अन्याय करते हैं जो इस कारण आज हमारी दुनिया में नहीं है। बिल्कुल। जिनके साथ नरसंहार में जिनकी जानें चली गईं, जिनकी अस्मिता चली गई, जिनकी इज्जत चली गई, जिनके बच्चे निकल गए, जिनके माँ बाप उनसे छूट गए, जो अनाथ हो गए, जिनके घर बार लुट गए, व्यापार चले गए, जिंदगियां उजड़ गईं, हम उन लोगों के गवाह तो हैं। बिल्कुल। वो आज स्वयं अपनी बात ना रख सकें तो हम पर जिम्मेदारी है हम ऐसा करें। बिल्कुल। लेकिन आप वो गवाह सबूत भी मिटाना चाहते हैं, आप इस पर दलील, वकील सब बंद करना चाहते हैं। आपने आज तक एक भी हत्या, एक भी बलात्कार, एक भी अपहरण, एक भी घर जलाया जाना, मंदिर तोड़ा जाना, जाति संहार के एक भी जघन्य अपराध पर मुकदमा चलाकर किसी को सजा नहीं दी है। बिल्कुल।
उनको आम माफ़ी दे दी है, उनको पासपोर्ट दिए हैं, अन्य देशों में पैरवी कराकर उस पर वीज़ा लगवाए हैं, उनको दुनिया घुमाई है, वो पाकिस्तान जाकर शादियां कराए हैं, वो आपके दामादों की तरह बैठे हैं यहाँ, उनके आपने खर्चे उठाए हैं, नखरे उठाए हैं करदाताओं के पैसे से। और अब ये सब करने के बाद आपको अखरता है कि कोई अपनी कथा व्यथा भी रख नहीं पाए ठीक से। ये मेरी व्यवस्था कर रही है मेरे साथ, वहां जो जिहादी व्यवस्था कर रही है वो कुछ और है, वो अलग है। तो हम दो राज्य व्यवस्थाओं के बीच में पिस रहे हैं। वो जो जिहादी व्यवस्था है उसको पाकिस्तान स्टेट चला रहा है, वो भी एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, एक पूरी राज्य की व्यवस्था है, और एक मेरा स्टेट है जो उससे भी ज्यादा प्रबल है, लेकिन वो उस जिहादी व्यवस्था को बहलाने, पुचकारने, उसका दिल जीतने में लगा है। और मेरी कथा व्यथा उसके इस मेहनत के आड़े आती है।